नमस्कार दोस्तों, कलाम के कुछ टेस्ट है मैं आपको बता रहा हूँ। मनोविज्ञान के है जो आपको तैयारी के लिए बेस्ट क्वेश्चन है। इनके टेस्ट सीरीज की है। पहला टॉपिक है हमारा बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र। इसके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कलाम से पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन है ये आपके सामने, निम्नलिखित में से सीखने की प्रक्रिया में शामिल है शारीरिक, पर्यावरणीय, मनोविज्ञान, उपरोक्त सभी। जल्दी से आप बता दो। तो इसका सही आंसर उपरोक्त सभी, डी, ऑप्शन डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है। यहाँ पे स्पेस है, वो निकटतम वातावरण है जिसमें व्यक्ति रहता है। इसमें से आपको जो रिक्त स्थान है उसमें बताना है कौन सा आएगा। जल्दी से आप बताइए। तो इसका ऑप्शन नंबर ए ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है। स्पेस है जिसमें लिखे हैं कि कौन से विद्वान ने बहुबुद्धि सिद्धांत प्रस्तावित किया था। ये आपके प्रश्न है। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन ए, हार्वर्ड गार्डनर ने बहुबुद्धि सिद्धांत दिया था। आरटी अधिनियम 2009 के अनुसार निम्नलिखित किस प्रमाण पत्र के बिना कोई विद्यालय स्थापित नहीं किया जाएगा। ये आरटी का अधिनियम था, उसमें जो विद्यालय है वो कौन से नियम के बिना विद्यालय स्थापित, निजी विद्यालय स्थापित नहीं किया कर सकता। तो इसके क्या ऑप्शन है आप बताएं। ऑप्शन डी, प्राधिकार। अगला क्वेश्चन है 5वां, अनुभव द्वारा उत्पन्न व्यवहार व व्यवहार क्षमता में किसी भी अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन को क्या कहा जाता है। अनुभव द्वारा उत्पन्न, सबसे पहले आपको प्रश्न सही से समझना है। अनुभव द्वारा उत्पन्न व्यवहार और व्यवहार क्षमता में किसी भी अपेक्षाकृत स्थायी परिवर्तन को क्या कहा जाता है। एक तो व्यवहार से उत्पन्न होता है और व्यवहार से परिवर्तन होता है, उसे क्या कहते हैं। इसका ऑप्शन ए है, अधिगम। अगला क्वेश्चन है, आरटी अधिनियम 2009 के अनुसार प्रारंभिक शिक्षा का अर्थ क्या है। जो आरटी अधिनियम है, आपको पता होना चाहिए आरटी अधिनियम 2009 के बारे में। तो इसमें आपको बताया गया कि प्रारंभिक शिक्षा, जो पहले प्राथमिक है शिक्षा, उसका उद्देश्य क्या है या अर्थ क्या है। तो ऑप्शन ये, पहली कक्षा से 8वीं कक्षा तक शिक्षा, प्रथम श्रेणी से पहली शिक्षा, 8वीं से 12वीं तक शिक्षा, माध्यमिक शिक्षा। तो इसका सही ऑप्शन है ए। अगला क्वेश्चन है, आनुवंशिकता तंत्र अध्ययन में क्षेत्र में नवीन शोध किस दिशा की ओर अग्रसर है। एक बार आप प्रश्न को सही से पढ़ें और ऑप्शन सही से देख लें, उसके बाद आप एक बार ट्राई करें और मैं आपको बता दूंगा। इसका ऑप्शन है डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है, आरटी अधिनियम 2009 शिक्षकों के लिए प्रति सप्ताह कितने घंटे काम करने के निर्देशित किया गया। जो अधिनियम थे उसके अंदर शिक्षक को पर सप्ताह के अंदर प्रति सप्ताह में कितने घंटे काम करने गए हैं। तो इसका ऑप्शन है ये बी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये पिछले 2022 में आ चुका है, 2018 में आ चुका है और ये हर एग्जाम में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन गया, आता है, हर बार ही आता है। अगला क्वेश्चन है 9वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्तित्व का जैविक निर्धारक नहीं है। व्यक्तित्व का जैविक निर्धारक नहीं है, ये पूछा है। व्यक्तित्व निहित होता है, संरचना होती है, दैहिक संरचना होती है, तंत्र होता है, ये नहीं होता है। ऑप्शन डी नहीं होता है। 10वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में आनुवंशिकता का सामान्य नियम नहीं है। आनुवंशिकता का सामान्य नियम नहीं है। सबसे पहले आपको यहाँ पे अगर हाँ या ना है तो इसको आप सबसे पहले टिक कर लेना, ताकि आपको प्रश्न सही से समझ आ सके। तो इसमें अनुसार सामान्य नियम नहीं है। प्रतिगमन है, प्रतिगमन रूपांतर है, जैसे पैदा होता है, ये नहीं होता है। ये ऑप्शन नहीं होता है आपको। 11वां क्वेश्चन है, वैज्ञानिक अनुसंधान करने की दिशा में निम्नलिखित में से कौन सा एक कदम नहीं है। सबसे पहले आपको यहाँ पे टिक करने ला है। एक समस्या अवधारणा, आधार समग्र एकत्र करना, संशोधन, निष्कर्ष, गतिशील दृष्टिकोण। ये ऑप्शन डी। 12वां क्वेश्चन है, परीक्षण की ऑप्शन है का संदर्भ दो भिन्न अवसरों पर एक प्रशिक्षण पर किसी व्यक्ति द्वारा प्राप्त लब्धांश की संगति से है। सही से आप पहले क्वेश्चन बने। परीक्षण की अगर दो भिन्न अवसरों पर एक ही परीक्षण प्राप्त होता है, यानी परीक्षण हमेशा जहाँ भी हो उसमें सामान्य ही आता जाए, उसमें कोई परिवर्तन ना हो, तो उसका क्या होगा। तो उसकी होगी आपके वस्तुनिष्ठ। यहाँ पे ऑप्शन आपके लिए भरा जाएगा। वस्तुनिष्ठ होगी तो उसमें अगर 2 बार करो या 4 बार करो उसमें कोई परिवर्तन नहीं देखा जाएगा।
अगला क्वेश्चन, बच्चों को मुक्त और अनिवार्य शिक्षा अधिकार किस अधिनियम के अंतर्गत आता है? बच्चों को मुक्त यानी फ्री और अनिवार्य आरटी 2009 ये आपके है, बच्चों को फ्री एजुकेशन देता है 12वीं तक। तो इसका सही आंसर आपके है ऑप्शन ए 2009। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। शिक्षकों को मानसिक रूप से विकलांग लोगों को निर्देश देते समय यह ध्यान रखना चाहिए। ये सबसे पहले आप अंडरलाइन करें, यहाँ पे जो है इसको अंडरलाइन करें। निर्देशित देते समय ध्यान रखने चाहिए वे है मानसिक रूप से विकसित मतलब कमजोर बालक को, कमजोर जो बालक है उसको शिक्षित करते समय ध्यान क्या रखना चाहिए? परीक्षा उत्तीर्ण करने में सक्षम बनाना चाहिए और अधिक व्यवस्थित कौशल सीखे, सामान्य बच्चों के साथ प्रतिस्पर्धा करने, कड़ा परिश्रम करें, लगातार प्रतियोगी खेलों में समय बिताए। इसका सबसे अगर ऐसा लगे तो आपको सबसे पहले देखना है कि इसका सटीक क्या होगा। सटीक इसका होगा ऑप्शन नंबर बी। 15वां प्रश्न है, पारितोषिक तथा दंड के माध्यम से सीखना है। एक तो है पारितोषिक, पारितोषिक और प्लस दंड, दंड के माध्यम से सीखना। यह क्या हो गया? क्रिया प्रसूत अनुबंधन, प्रेक्षणात्मक अनुबंधन, सामाजिक और शास्त्रीय अनुबंधन। तो इसका ऑप्शन है डी शास्त्रीय अनुबंधन, CR थ्योरी जो पावलोव ने दी थी। 16वां क्वेश्चन है, फ्राइड के अनुसार व्यक्तित्व के प्राथमिक संरचनात्मक तत्व है। फ्राइड एक विद्वान है, इसने जो व्यक्तित्व संरचना दी थी उसके प्राथमिक तत्व कौन से है? आप जब प्रश्न को सबसे पहले आप अंडरलाइन करते हो तभी आपको सबसे बढ़िया प्रश्न समझ में आएगा। तो उसके जो है व्यक्तित्व के प्रथम संरचनात्मक तत्व क्या थे? व्यक्तित्व के तत्व क्या थे? बी, ऑप्शन बी। एक बार आप देख लेना, उसके बाद मैं ही बताऊंगा। अगर आपको सही हो रहा है तो ठीक है, वरना आप सही देखना। 17वां क्वेश्चन है, स्थिर अवस्था बनाए रखने के लिए शरीर की प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है? एक सबसे पहले आप अंडरलाइन करें, पर शरीर की प्रवृत्ति को क्या कहा जाता है? शरीर स्थिर अवस्था, स्थिर अगर आपको शरीर को स्थिर बनाना है तो उसकी प्रवृत्ति को क्या कहेंगे? समझते, बढ़ावा देना, प्रेरणा, संतुलन। अगर आप शरीर का संतुलन होगा तो आपकी स्थिति जो है वो स्थायी बनी रहेगी, प्रवृत्ति स्थिर रहेगी। ऑप्शन नंबर बी संतुलन इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 18वां क्वेश्चन है, सीता एक डे केयर सेंटर में काम करती है, वेतन कम है और काम घंटे लंबे हैं, लेकिन वह बच्चों के आसपास रहना पसंद करती है और उस वेतन वाली नौकरी की तलाश करने की इच्छा नहीं रखती। सीता प्रेरणा किस प्रकार की लगती है? ये आपको सबसे पहले यहाँ से टॉपिक निकालें, छोटे छोटे टॉपिक निकालें, फिर आपको सही से समझ आएगा। ये है केयर में काम करती है, वेतन कम है, लंबे घंटे काम करती है, लेकिन बच्चों के आसपास रहना पसंद करती है। अगर पसंद की बात आए तो वो आंतरिक ही होगी हमेशा, ये आप इतना ध्यान रखना। अगर व्यक्ति की पसंद रहती है तो पसंद वो निजी होती है, आंतरिक रूप से, बाहरी रूप से नहीं होती, वो आंतरिक रूप से होती है। अगर यहाँ पे ऐसा कोई दिखे पसंद या ऐसे आंतरिक रूप से दिखे तो आपको सबसे पहले कुछ नहीं देखना है। अगर आंतरिक लिखा हुआ है तो आंतरिक ही होगी, इंट्रोस्पेक्टिव है आपके। 19वां क्वेश्चन है, प्रतिभाशाली बालक की पहचान में हमें प्राथमिकता देनी चाहिए। पूछ रहा है कि अगर प्रतिभाशाली बालक है उसकी पहचान करनी है तो सबसे पहले हमें क्या देखना चाहिए? माता पिता की राय देखनी चाहिए, वस्तुनिष्ठ परिमाण, सामुदायिक दृष्टिकोण, शिक्षक की राय। तो अगर प्रतिभाशाली बालक करनी है तो अगर ऐसे आपको दिखेगा कि माता पिता की राय या शिक्षक लग तो यही रहा है, लेकिन ये नहीं होगा। सबसे पहले आपको यहाँ पे उसके उपलब्धि परीक्षण देखना। अगर प्रतिभाशाली की बात आए तो आपको सबसे पहले उपलब्धि परीक्षण देखना होगा। बालक का उपलब्धि परीक्षण ही उसकी प्रतिभाशाली को प्रदर्शित करता है। तो यहाँ पे ऑप्शन है वस्तुनिष्ठ परीक्षा का परिणाम, ये ऑप्शन नंबर बी सही है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संज्ञानात्मक कार्य पद्धति के स्वस्थ स्तर को बनाए रखने में मदद करने के लिए उपयुक्त नहीं है? यहाँ पे आपको सबसे पहले देखना है नहीं है, और यहाँ पे आप टॉपिक निकालें, छोटे छोटे टॉपिक निकालें। संज्ञानात्मक कार्य पद्धति स्वस्थ स्तर बनाए रखने में मदद करने के लिए उपयुक्त नहीं है।
संज्ञानात्मक कार्य पद्धति स्वस्थ स्तर बनाए रखने के उपयुक्त नहीं है। क्रीड़ा में भाग लेना, आसन जीवन पठन करना, क्रॉसवर्ड पहले का काम करना, तो इसका सबसे उपयुक्त आसन जीवन पहले, ऑप्शन नंबर सी। 21वां क्वेश्चन है, जीवन अस्तित्व के संघर्ष उत्तरजीविता एक श्रृंखला प्रस्तुत करती है, यह किसके द्वारा कहा गया है? ये आपको कथन है, ये आपको आना चाहिए, इसका आप कमेंट करके बताएं। इसका सही आंसर क्या है, कमेंट करके बताएं। डार्विन है, जर्सेट है, स्पेर है, स्पेंसर है। एक दो क्वेश्चन अगर आप कमेंट करके बताते हो या आप खुद सोच कर बताते हो तो आपको याद होगा अच्छी तरह से, क्योंकि आपको कुछ ऐसी चीज़ें होती है जो अटपटी लगी वो आपको याद हो जाती है। तो इसका अगर आप देख कर बताना क्या है सही। पियाजे द्वारा दिए गए संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सा विकास का प्रमुख काल नहीं है? पियाजे ने दिया था उसके सिद्धांत, विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया था, उसमें निम्नलिखित में से कौन सा विकास का काल नहीं है? ये था संवेदी, पूर्व संक्रियात्मक था, औपचारिक थे, ये चक्रीय नहीं था। ये ऑप्शन नंबर सी, ये नहीं था, क्योंकि ये सबसे पहले होता है, उसके बाद ये होता है, उसके बाद ये ऑप्शन है सबसे लास्ट में। उसने 5 प्रकार की अवस्थाएं बताई थी, उसका लास्ट ऑप्शन ये है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करो। जब कोई व्यक्ति सूचनाओं को संसाधित कर रहा है, सही से पढ़ना, जब कोई व्यक्ति सूचनाओं को संसाधित कर रहा होता है, मस्तिष्क में चलने वाली मानसिक गतिविधि क्या कहलाती है? सूचनाओं को संसाधित कर रहा है मतलब सूचनाओं को एकत्रित कर रहा है, और उसके मस्तिष्क में चलने वाली जो मानसिक गतिविधि है वो क्या होगी? अधिगम होगी, विचारण होगी, संकल्पना होगी, मानसिक कल्पना होगी। अगर वो संसाधित कर रहा है मतलब सूचना जो बन रही है उसको वो संसाधित कर रहा है, तो इसका सही क्या होगा? संकल्पना होगी, मानसिक कल्पना होगी, अधिगम होगी, विचारण होगी। तो इसका सही होगा संकल्पना, क्योंकि वो सूचनाओं को संसाधित कर रहा है, एकत्र कर रहा है, कल्पना नहीं कर रहा है, वो संकल्पना कर रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, ये प्रश्न है कि बुद्धि लब्धि निकालने का सूत्र क्या है? सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि ये सूत्र दिया किसने था। तो ये सूत्र दिया था आपके साइमन ने, बेने साइमन ने दिया था। तो इसका सही क्या होगा? ऑप्शन ए, बी, सी, डी। एम ए बटे सी ए गुणा 100। तो इसका सही ऑप्शन है आपके ए, एम ए सी ए गुणा रो। मानसिक, एम ए का मतलब है एम ए मेंटल, मेंटल एबिलिटी, और सी ए, एक मिनट, ये सी ए का है वास्तविक आयु, वास्तविक आयु आपके। तो इसका सही है आंसर, इसका सही है ये आपके ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है 25वां, आत्मसात्करण, असिमिलेशन। ये क्या है? वर्तमान स्कीमा का बाह्य जगत में प्रयोग करना, बेहतर बनाने की प्रक्रिया, आंतरिक दुनिया के अंतर्करण। तो इसका सही आंसर है ये, वर्तमान स्कीमा का प्रयोग बाह्य जगत के विश्लेषण के लिए करना। तो इसका आत्मसातीकरण होता है। आत्मसातीकरण का मतलब होता है कि समय व्यक्ति के दिमाग में कुछ वस्तुओं का संग्रहण करना जो पूर्व ज्ञान के आधार पर हो, तो इसको आत्मसातीकरण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और 26वां क्वेश्चन है कि शिक्षा के 3 प्रमुख आधार है। ये शिक्षा के 3 प्रमुख शंकु है, जैसे ये शंकु है तो इसके 1, 2 और ये 3 जो है ये पहलू है। इसमें शिक्षा के 3 प्रमुख आधार कौन से है? एक तो आपको ये ध्यान रखना चाहिए, शिक्षा किसको दी जाती है? शिक्षा दी जाती है, एक मिनट, शिक्षा किसको दी जाती है? स्टूडेंट को। किसको? स्टूडेंट को। और स्टूडेंट को शिक्षा किससे दी जाती है? बुक से। सही बता रहा हूँ, आपको याद कर लेना। और बुक से शिक्षा कौन देता है? वो देता है टीचर, टीआर। तो इसमें आपको देखना है, सबसे पहले एक आ गया शिक्षक, एक आ गया छात्र और एक आ गया पाठ्यक्रम। ये आपके शिक्षा के 3 शंकु है, मैंने बता दिया। अब आप ये शायद तक नहीं भूलेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन है डिसलेक्सिया क्या है? डिसलेक्सिया क्या है? ये है आपके मानसिक अपचयता,
अपसेयता बोलो, चाहे इसको मानसिक डिसेबिलिटी बोलो। तो डिसलेक्सिया क्या है? डिसलेक्सिया पढ़ने में कठिनाई, वर्तनी लिखने में कठिनाई, गणित समझने में कठिनाई, प्रतिशत समझने में कठिनाई। तो इसको मैं थोड़ा सा आपको डिटेल से समझा देता हूँ। डिसलेक्सिया जो है ये पढ़ने में कमजोरी है, और ये गणित है तो इसको बोलेंगे डिसकैलकुलेलिया, और पढ़ने में कमजोरी है इसको बोलेंगे डिस्प्रेक्सिया। तो इसका आंसर सही है आपके सी। 28वें क्वेश्चन की ओर। 28वां क्वेश्चन है, व्यक्ति को चित्रों की एक श्रृंखला दिखाई देती है। व्यक्ति को एक चित्रों की श्रृंखला दिखाई देती है और उस कहानी बनाने के लिए कहा जाता है, यह प्रक्षेपी तकनीकी क्या होगी? सबसे पहले आपको सीधा ये देखना है, इसका ऑप्शन TAT, कथानक कथानक, मतलब उसको कहानी बनानी है, कहानी बनाने के लिए कथानक है, सीधा आपको लिखना है TAT। सटीक आंसर है इसका। 29वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्तित्व का आकलन करने के लिए व्यक्तित्व विधि नहीं है? ये नीचे विधियां दी गई, निम्नलिखित में व्यक्तित्व का आकलन करने के लिए व्यक्तित्व विधि नहीं है, पूछ रहा है कौन सी विधि नहीं है? साक्षात्कार विधि होती है, निर्धारण मापनी होती है, वस्तु सूची तकनीक होती है, व्यक्तिगत इतिहास ये नहीं होती है, ये विधि नहीं है व्यक्तित्व आकलन की। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मानसिक मंदता के वर्गीकरण के अंतर्गत नहीं आता है? निम्नलिखित में से, एक मिनट, ये देखो, निम्नलिखित में से कौन सा मानसिक मंदता के वर्गीकरण के अंतर्गत नहीं आता है? मंदता मतलब मानसिक मतलब कमजोर बालक, कमजोर बालक के बारे में बता रहे हैं, कौन सा नहीं आता है? मध्यम मानसिकता, तीव्र मंदता, गंभीर मंदता, हल्की मंदता। तो ये मंदता के वर्गीकरण अंतर नहीं आता है, ये ऐसा पूछ रहा है। मध्यम, तीव्र मंदता, गंभीर मंदता, हल्की मंदता। तो इसके बीच में जो आता है ये नहीं आता, मध्यम होता है, ये नहीं होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो बता देना, लाइक कमेंट करके बताना, और हमारे चैनल पे बने रहना। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब कर देना आप। धन्यवाद।